हेलो बच्चों, मैं महेश रामनानी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है डेरिवेशंस ऑफ फिजिक्स। हमने स्टार्ट किया था क्लास 12 का एक चैप्टर और इस चैप्टर का नाम क्या था? मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। यहाँ पे हमने क्या क्या देखा था, पहले इसकी बात कर लेते हैं। हमने यहाँ पे देखा था कि करंट एलिमेंट में या एक वायर में कभी भी अगर करंट फ्लो हो रहा है तो इस वायर के सराउंडिंग एक फील्ड बनेगा। इस फील्ड को क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फील्ड। और फर्स्ट टाइम ये किसने ऑब्जर्व किया था? ये ऑब्जर्व किया था हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड ने। अब इस एक्सपेरिमेंट के बाद या इस एक्सपेरिमेंट में हो क्या रहा था कि वायर के पास में जब भी एक मैग्नेटिक कंपास रखते हैं तो मैग्नेटिक कंपास में उसकी निडल में डिफ्लेक्शन आता है। ये डिफ्लेक्शन ही शो कर रहा है कि वायर के आसपास क्या बन रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। आफ्टर देन हमने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल पे फोर्स की बात की थी कि एक चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर करेगा तो उस पे फोर्स मैक्सिमम होगा। और ये फोर्स भी कितना था? ये फोर्स हमने देखा था F इज इक्वल टू क्यू वी बी था जब चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर एंटर कर रहा था, वेयर Q इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पार्टिकल, V is the velocity of charge particle which is perpendicular to the magnetic field and B क्या था? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या थी? टेस्ला। अगर चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर एंटर नहीं करता है, किसी एंगल पे एंटर करता है, तो हमारा फोर्स जो लगेगा मैग्नेटिक फोर्स वो होगा क्यू वी बी साइन थीटा। बट हम क्या देख रहे थे? हमने एक चीज देखा था कि ओनली परपेंडिकुलर अगर एंटर करेगा तो चार्ज पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ में मूव करने लग जाएगा। सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होता है। ये सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कराएगा? मैग्नेटिक फोर्स। फिर वहां पे कुछ टर्म्स फाइंड आउट की थी हमने, जैसे कि एंगुलर वेलोसिटी फाइंड की थी, फ्रीक्वेंसी फाइंड की थी, टाइम पीरियड फाइंड आउट किया था। एक चीज और, जब किसी एंगल पे एंटर करता है चार्ज पार्टिकल, इस टाइप से एक मैग्नेटिक फील्ड था और चार्ज पार्टिकल ऐसे किसी एंगल पे एंटर कर रहा था v वेलोसिटी से। तो इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट थे, एक मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग जो कि v cos थीटा था और एक मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर जो v sin थीटा था। इस कंपोनेंट के कारण तो चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा, लेकिन इस कंपोनेंट के कारण कोई फोर्स नहीं लगेगा। कोई फोर्स नहीं लगेगा तो चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में भी जाएगा और इस डायरेक्शन के कारण इसका जो मोशन था वो कैसा था? हेलिकल मोशन। इस टाइप से एक स्प्रिंग जैसा मोशन। और स्प्रिंग जैसा मोशन कब बनता है? जब लीनियर और सर्कुलर मोशन कंबाइंड इफेक्ट थे। तो हम ये बोल सकते हैं हेलिकल मोशन इज अ कंबाइंड इफेक्ट ऑफ लीनियर प्लस सर्कुलर। और इस टाइम पे जब ये सर्कुलर मोशन हो रहा था तो एक सर्कुलर पाथ में या एक रिवॉल्यूशन में कितनी डिस्टेंस कवर हुई थी ये भी हमने कैलकुलेट किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि एक चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसा बिहेव करता है। मैग्नेटिक फील्ड में तो देख लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसा बिहेव करता है वो भी देख लेते हैं। फिर चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में दोनों में एक साथ कैसा फोर्स एक्सपीरियंस करता है। अब बच्चों कंसीडर करते हैं कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है और एक चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर अगर एंटर कर रहा है तो क्या होगा? हमने ये तो पढ़ ही रखा है कि एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऊपर की तरफ है, चार्ज पार्टिकल यहां से अगर आ रहा है तो इस टाइप से आकर के धीरे धीरे कर्व लेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में कहां चला जाएगा? ऊपर। इस टाइप से इस टाइप से अगर चार्ज पार्टिकल अगर एंटर कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, तो थोड़ी देर बाद ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही क्या ले लेगा? अपनी डायरेक्शन ले लेगा, क्योंकि इस पे एक फोर्स लगेगा F इक्वल टू क्यू ई और ये फोर्स हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होता है। अब दो चीजें क्लियर हो गई कि चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अगर परपेंडिकुलर एंटर करेगा तो सर्कुलर मोशन होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड के अगर परपेंडिकुलर एंटर करेगा तो थोड़ा कर्व लेते हुए बाद में फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही चल जाएगा।
बट क्या हो कि एक ऐसा स्पेस हो जहां पे दोनों ही फील्ड हो, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। वहां पे चार्ज पार्टिकल पे किस टाइप का फोर्स लगेगा वो देखते हैं। ऐसे फोर्स को हम बोलते हैं लॉरेंट्ज फोर्स, जहां पे चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही लगे। अच्छा बच्चों, अब दोनों ही फोर्स अगर लगाने हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होना चाहिए और मैग्नेटिक फील्ड भी होना चाहिए। तो लॉरेंट्ज फोर्स को अगर डिफाइन करें तो हम बोलेंगे इट इज अ कंबाइंड इफेक्ट ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। लॉरेंट्ज फोर्स को रिप्रेजेंट करेंगे FL से। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है तो इस पे भी क्या लगा देते हैं, वेक्टर। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला तो हमको पता ही क्या होता है। अच्छा बच्चों, ये पहले लिख देते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स पहले लिख देते हैं और मैग्नेटिक फोर्स बाद में लिख देते हैं। तो लॉरेंट्ज फोर्स अगर कैलकुलेट करना है तो इलेक्ट्रिक फोर्स रखो कितना होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स सिंपल सा चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। वहां पे उसकी वेलोसिटी होना जरूरी नहीं है। तो चार्ज पार्टिकल चले तो भी फोर्स लगेगा और नहीं चले तो भी फोर्स लगेगा, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स के लिए वेलोसिटी होना जरूरी है। और मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, Q इंटू V क्रॉस B। दोनों में से अगर Q कॉमन लें तो हमारा लॉरेंट्ज फोर्स जो है वो हो जाएगा Q ब्रैकेट E प्लस V क्रॉस B। तो लॉरेंट्ज फोर्स क्या हो गया, इट इज अ कंबाइंड फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड। कंबाइंड इफेक्ट है चार्ज पार्टिकल पे, किस किस के कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कारण। एक कंडीशन हो रही है कि चार्ज पार्टिकल मूव करता हुआ होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो होगी, केस फर्स्ट, अगर वेलोसिटी जीरो है तो चार्ज पार्टिकल पे जो लॉरेंट्ज फोर्स होगा वो ओनली इलेक्ट्रिक फोर्स के इक्वल होगा। ठीक है, क्योंकि V अगर जीरो पुट कर दें तो ये पूरा हो जाएगा जीरो, बचेगा कितना, ओनली QE। यहां पे इस फॉर्म में लिख देते हैं अपन QE। चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस ओनली इलेक्ट्रिक फोर्स। और एक और चीज, अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग एंटर करता है तो मैग्नेटिक फील्ड के अगर अलोंग एंटर करेगा तो भी फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो। क्यों जीरो हो जाएगा बच्चों, क्रॉस लगा हुआ है, क्रॉस हटाएंगे तो क्या आएगा, साइन थीटा। थीटा की वैल्यू अगर जीरो पुट करोगे तो साइन जीरो की वैल्यू जीरो, तो फोर्स भी कितना हो जाएगा, जीरो। तो अगर थीटा अगर जीरो होगा तो भी चार्ज पार्टिकल ओनली जो लॉरेंट्ज फोर्स होगा वो इलेक्ट्रिक फोर्स के ही इक्वल होगा। ठीक है, बट ऐसी कोई कंडीशन हो सकती है क्या कि लॉरेंट्ज फोर्स ही जीरो हो जाए? करके देखें, चलो करके देखते हैं। ये तो आपका लॉरेंट्ज फोर्स है, ये लॉरेंट्ज फोर्स का वेक्टर फॉर्म है, और अगर स्केलर फॉर्म लिखनी हो हमको तो स्केलर फॉर्म हो जाएगी हमारी E प्लस वी बी साइन थीटा। ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म और ये स्केलर फॉर्म। अब अगर चार्ज पार्टिकल पे लॉरेंट्ज फोर्स जीरो हो जाए तो कब होगा लॉरेंट्ज फोर्स जीरो? इसके लिए हम क्या करते हैं, लॉरेंट्ज फोर्स के फॉर्मूले का यूज करते हैं। FL इक्वल टू FE प्लस FB होता है। हम लॉरेंट्ज फोर्स जीरो रखने जाते हैं ना, रख दो इसको फोर्स जीरो, FE प्लस FB। तो दो फोर्सेस का सम अगर कभी भी जीरो आता है, ऐसा कब होता है, जब दो फोर्स इक्वल हो बट अपोजिट डायरेक्शन में हो। तो यहां से ये बिल्कुल क्लियर है कि इलेक्ट्रिक फोर्स
और मैग्नेटिक फोर्स इक्वल होने चाहिए बट अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए। एफ बी को उधर ले जाओ तो माइनस एफ बी हो जाएगा, या फिर एफ ई को उधर ले जाओ, किसी को भी उधर ले जाओ, ए फोर्स इक्वल टू माइनस दूसरा फोर्स होगा। ये कंडीशन है लॉरेंट्ज फोर्स के जीरो होने की। सर समझ में नहीं आया? चलो वेक्टर फॉर्म में देखते हैं, सॉरी वेक्टर फॉर्म में देख लिया, एक बार स्केलर फॉर्म में देखते हैं। बच्चों कंसीडर करते हैं कि लेट्स सपोज इलेक्ट्रिक फोर्स यहाँ पे, तो हमको चार्ज पार्टिकल पे अगर लॉरेंट्ज फोर्स जीरो करना है तो मैग्नेटिक फोर्स इधर होना चाहिए, और ये दोनों फोर्स जो है वो क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। करके देखते हैं। स्केलर फॉर्म में अगर पुट करें तो एफ ई कितना होगा? क्यू ई, और एफ बी कितना होगा? क्यू बी बी साइन थीटा। थीटा को अगर अभी हम एलिमिनेट करते हैं तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना रखना पड़ेगा? मैक्सिमम, जो कि 90 होगा। तो E इज इक्वल टू वी बी हो जाएगा। E इज इक्वल टू वी बी, क्यू से क्यू तो कट गया, और यहां पे वेलोसिटी अगर हम देखें तो वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल की क्या हो जाएगी? कांस्टेंट। इसका मतलब जब एक चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे तो चार्ज पार्टिकल एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, और वो कांस्टेंट वेलोसिटी E बाई बी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब किसी स्पेस में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का अरेंजमेंट इस टाइप से कर दें कि इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स इक्वल हो जाएं बट अपोजिट डायरेक्शन में, तो वहां पे चार्ज पार्टिकल एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। नहीं आया ना समझ में? चलो इसको डायग्राम से देखते हैं हम। डायग्राम से अब ये बात तो क्लियर है कि V और B एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। इधर ले लेते हैं हम B, तो वेलोसिटी कहां लें? मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। अब मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, या फिर अंदर की तरफ भी हो सकता है। हम कंसीडर कर लेते हैं इस टाइप से चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी, ठीक है? तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अगर अप्लाई करें तो मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन कहां होगी वो देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इधर, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी ऊपर, तो मैग्नेटिक फोर्स कहां होगा? अंदर की तरफ, इनवर्स। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स अंदर की तरफ। अब हमको लॉरेंट्ज फोर्स अगर जीरो पुट करना है, क्यों? क्योंकि लॉरेंट्ज फोर्स जब जीरो होगा तभी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। तो लॉरेंट्ज फोर्स हमको क्या बोलता है, मतलब लॉरेंट्ज फोर्स का कांसेप्ट हमको क्या बोलता है कि इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स जस्ट अपोजिट होनी चाहिए। तो मैग्नेटिक फोर्स अगर अंदर की तरफ है तो इलेक्ट्रिक फोर्स कहां होना चाहिए? बाहर की तरफ। इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया बाहर की तरफ। अब चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फोर्स किस डायरेक्शन में लगता है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होना चाहिए तभी इलेक्ट्रिक फोर्स बाहर की तरफ लगेगा। मतलब कि मैं ये बोल सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही होगी। इस डायग्राम से हमको क्या क्या पता पड़ रहा है वो देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इधर है, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, चार्ज पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है, मैग्नेटिक फोर्स अंदर की तरफ है, ठीक है? ये हो गया मैग्नेटिक फोर्स अंदर की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फोर्स कहां हो गया? बाहर की तरफ। इस टाइप का ये अरेंजमेंट आपको दिख रहा है। अब बच्चों ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये बाहर की तरफ कौन सा फील्ड है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए यहाँ पे, तभी जाके हमारा लॉरेंट्ज फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो। कंडीशन फॉर FL इक्वल टू जीरो, लॉरेंट्ज फोर्स जीरो की कंडीशन क्या होनी चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड के। दूसरा, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। अब बच्चों
मैग्नेटिक फील्ड इसके भी परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड इसके भी परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों को भी परपेंडिकुलर होना पड़ेगा। तो जब आपको चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर मिल जाएं, उस कंडीशन में लॉरेंट्ज फोर्स कितना होगा, 0, और चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी वो होगी E/b। जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, इस टाइप के स्पेस को हम बोलते हैं क्रॉस फील्ड्स। क्या बोलते हैं, क्रॉस फील्ड्स। नेक्स्ट टाइम कभी भी आप अगर क्रॉस फील्ड वर्ड सुनो तो आप इस पे फोकस करना कि हो सकता है लॉरेंट्ज फोर्स 0 हो जाए, मतलब चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए। क्यों, क्योंकि क्रॉस फील्ड्स के परपेंडिकुलर अगर चार्ज पार्टिकल एंटर कर गया इधर की तरफ या फिर इधर की तरफ अगर एंटर कर गया तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा वो, और वो कांस्टेंट वेलोसिटी भी E/b होगी। आई होप समझ रहे होगे तुम, ठीक है। और ऐसे फील्ड्स को क्या बोलते हैं, क्रॉस फील्ड्स। तो क्रॉस फील्ड्स का यूज किया जाता है एक डिवाइस में जिसको हम बोलते हैं वेलोसिटी सेलेक्टर, और एक डिवाइस और होती है साइक्लोट्रॉन। कौन कौन सी डिवाइस होती है, वेलोसिटी सेलेक्टर। वेलोसिटी सेलेक्टर में हम क्या करते हैं, दो फील्ड रखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। तो चार्ज पार्टिकल एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने लग जाता है। बट वेलोसिटी सेलेक्टर और साइक्लोट्रॉन जो है वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की क्लास में इतना ही। आज हमने लॉरेंट्ज फोर्स का कंसेप्ट सीखा और लॉरेंट्ज फोर्स 0 कब होगा इसकी कंडीशन सीखी। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, वेलोसिटी सेलेक्टर एंड साइक्लोट्रॉन के साथ। तब तक के लिए सी यू, थैंक यू, बाय।